नहीं आऊंगी ससुराल कभी। बहू, राधिका बहू। हाँ माँ जी, क्या हुआ? देख बहू, लगता है बारिश आने वाली है। कैसे काले काले बादल गहरा रहे। एक काम कर, जल्दी से जाकर ग्रिल को ढका, वरना सारे ग्रिल खराब हो जाएंगे बारिश में। शारदा की बात सुनकर राधिका छत पर चली गई। तेज तेज हवाएं चल रही थीं और काले काले बादलों का छप्पर आसमान पर छा रहा था। राधिका ने जल्दी से सारे ग्रिल को पन्नी से ढक दिया और उसके नीचे आते ही बूंदाबांदी शुरू हो गई। अरे वाह, कितनी अच्छी बारिश आ रही है। माँ जी, अब देखना ही बारिश की बूंदें इस खतरनाक गर्मी को अपने साथ ले जाएंगी और सभी तरफ कुछ दिनों के लिए ठंडक हो जाएगी। सही कहा बहू, बारिश का मौसम शुरू से ही मेरा मनपसंद है। अच्छा बहू, कितना अच्छा मौका है, तू और मैं दोनों ही कामों से निपटे हुए। जा जाकर पकौड़े बना ले, बारिश को देखते हुए खाएंगे। जरूर माँ जी, नेकी और पूछ पूछ। राधिका खुशी खुशी पकौड़े बनाने चली गई, जिसके साथ में उसने चाय भी बनाई और दोनों सास बहू ने सीजन की पहली बारिश को एंजॉय किया। ऐसे ही दोनों सास बहू के बीच में बड़ा ही प्यारा सा रिश्ता था। वो सास बहू से ज्यादा माँ बेटी लगती थी। देखते ही देखते ऐसे ही साल गुजरने लगे और अब शारदा की 3 और बहुएं घर आ चुकी थी। उसकी तीनों ही बहुएं उसके बेटों की पसंद थी और साथ ही वो बड़े ही अमीर घरानों से आई थी। अब शारदा के घर में लगभग सब कुछ बदल चुका था। अरे वाह, मेरी तीनों बहुएं उठ गई। माँ जी, यहाँ टेबल पर नाश्ता नहीं है। हाँ बहू, वो अभी ना राधिका ने नाश्ता बनाया नहीं है। अच्छा, राधिका भाभी, राधिका भाभी। हाँ मलाइका, यहाँ ब्रेकफास्ट क्यों नहीं है? जल्दी जाइए और हम तीनों के लिए नाश्ता लेकर आइए। ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? मैं तुम्हारी जेठानी हूँ मलाइका, कोई नौकरानी नहीं, जो तुम्हें नाश्ता बना कर दूंगी। अब तुम्हें इस घर में 1 हफ्ता बीत चुका है। माँ जी ने बताइए ना। क्या बहू, जरा जरा से काम में बिल्कुल तू भी ना गल ही जाती है। अगर कह रही है तो इन्हें नाश्ता बनाकर दे दे। कौन से ये इतना बड़ा काम है? इस घर में हम ढेरों दहेज लाए हैं, करोड़ों की संपत्ति लाए हैं, इसीलिए अब इस घर में तुम्हारी जगह बड़ी बहुरानी की नहीं, बड़ी नौकरानी की है। सोनल ने राधिका से अपनी सास के सामने ही इतनी बातें बोल दी। राधिका को लगा था कि उसकी सास शायद उसकी तरफदारी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शारदा भी अपनी नई बहुओं के रंग में ही रंग चुकी थी, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं बोली। बेचारी राधिका इस सब के बाद अपने आंसू सीने में ही दबा कर रह गई और उसने सभी का नाश्ता बनाया। ऐसे ही सिलसिला चलने लगा और अब दोबारा बरसात का मौसम लग चुका था। सारे घर के काम राधिका ही करती थी और उसकी तीनों अमीर देवरानियां आराम फरमाती रहती थी। सृष्टि, जरा रास्ते से हट जाओ, मेरे हाथों में कपड़े हैं, कहीं ये गिर ना जाए। अच्छा, अगर ये गिर गए तो क्या होगा? जाहिर है, अगर ये गिर गए तो मुझे इन्हें दोबारा धोना पड़ेगा। वैसे तुम ये क्यों पूछ रही हो? सृष्टि ने राधिका के हाथों से सभी कपड़े छीन लिए और उन्हें फेंक दिया। उसके बाद वो उन्हीं कपड़ों पर चढ़ती हुई अपने कमरे में चली गई। राधिका को ये देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। सृष्टि, ये क्या कर दिया? इस गीले मौसम में कितनी मुश्किल से तो मैंने इन कपड़ों को धोया था, अब मुझे दोबारा पानी का ही काम करना होगा। राधिका ने अपने आंसू पोंछ लिए और वो दोबारा कपड़े धोने चली गई। बेचारी राधिका पर इसी तरह से अत्याचार होते थे, जिनको वो बस बर्दाश्त कर रही थी। कपड़े धोने के बाद राधिका बस अपने कमरे में ही जा रही थी कि तभी मलाइका उससे बोली, ए नौकरानी, मेरा मतलब जेठानी, यहाँ आओ। हाँ बोलो मलाइका, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, जाओ बाहर से मेरे लिए पकौड़े और चाय लाओ। पकौड़ों और चाय के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? वो तो मैं घर में भी बना दूंगी। नहीं, घर के खाने में वो स्वाद नहीं आता, और वैसे भी तुम्हारे तो हाथों में कोई खास स्वाद नहीं है ना, तो इसीलिए अच्छा है कि तुम ऐसा ना ही करो। अब खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, जाओ जल्दी से लेकर आओ। मलाइका ने राधिका को बाहर भेज दिया। राधिका के बाहर निकलते ही बारिश शुरू हो गई, जिसमें वो पूरी की पूरी भीग गई। अरे नहीं, मेरे तो सारे कपड़े ही भीग गए। ऐसे मौसम में छाते के बिना तो कभी नहीं निकलना चाहिए। मलाइका खुद से ही बातें करती हुई आगे बढ़ने लगी और कुछ ही देर में वो पकौड़े और चाय लेकर घर लौट आई। ये क्या हालत बनाई हुई है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ऐसी हालत में मैं ये पकौड़े खाऊंगी? जाओ जाकर इस चाय और पकौड़े को फेंक दो और घर में ही मेरे लिए पकौड़े और चाय बनाओ। लेकिन मलाइका, ये बस मेरा शरीर गीला हुआ, इन पकौड़ों और चाय को तो मैं पैक करवा कर लाई हूँ। सबसे पहले उसने अपने कपड़े वगैरह बदले और उसके बाद उस बेचारी ने अपनी देवरानी को चाय और पकौड़े बनाकर दिए। ऐसे ही समय बीत रहा था। बेचारी राधिका को जरा सी गरीबी की वजह से न जाने क्या क्या झेलना पड़ रहा था, लेकिन राधिका के इतना करने के बावजूद भी उसकी घमंडी देवरानियां उससे जलती ही थी। इसीलिए एक दिन तीनों देवरानियों ने राधिका को घर से निकलवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। सोनल ने अपने सारे गहने राधिका की गैर मौजूदगी में उसके कमरे में छिपा दिए और फिर उसने नाटक शुरू किया। माँ जी जल्दी यहाँ आइए। क्या हुआ बहू, क्या बात है? माँ जी देखिए ना, मेरी अलमारी में से मेरे सारे गहने गायब हैं। क्या हुआ? मेरे सारे गहने गायब हैं। क्या तुमने सभी जगह अच्छे से देख लिया? हाँ, चलो तो घर में ढूंढते हैं। तीनों बहुओं ने घर में ढूंढने का नाटक किया और उन्हें राधिका के कमरे में सोनल के सारे गहने मिल गए।
ये सब कुछ देखकर शारदा और राधिका दोनों की आंखें फट गईं और शारदा ने बिना कुछ पूछे ही राधिका के एक जोरदार तमाचा लगा दिया। तू इतना गिर गई कि तू अपने ही घर में चोरी की। माँ जी मैंने तो कुछ। माँ जी इस जैसी औरत को तो घर में रहना ही नहीं चाहिए। आज गहने चुराए, कल को प्रॉपर्टी के पेपर्स चुरा लेगी और सभी को डुबा देगी। सही कहा, चली जा राधिका मेरे घर में से, अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। राधिका शारदा की बात सुनकर हैरान हो गई। वो समझ गई थी कि ये सब उसकी देवरानियों की ही चाल थी। इसीलिए वो आंखों में आंसू भरकर अपनी ससुराल से निकल आई और दरवाजे पर खड़े होकर बोलने लगी। रचो, तुम्हें कितने षड्यंत्र रचने हैं। आज तुम्हारा मकसद पूरा हो गया ना, यही तो तुम लोग चाहती थी। अब तुम देखना, चाहे तुम कितना भी बुलाना, लेकिन अब मैं नहीं आऊंगी ससुराल, कभी कभी नहीं आऊंगी। ये पैसा दौलत सब कुछ आपको मुबारक। मैं तो कल भी गरीब थी और आज भी गरीब ही हूँ, लेकिन आप देखना मेरे दिन भी जरूर बदलेंगे और एक दिन आपको अपनी गलती का एहसास होगा। अलविदा सासू माँ, नहीं आऊंगी ससुराल कभी अब मैं। राधिका ऐसे बोलती हुई चली गई। उस वक्त भी तेज बारिश हो रही थी। उसके जाते ही तीनों देवरानियां खुश हो गईं। कितनी तेज बारिश पड़ रही है। अब ऐसे में सबसे पहले मुझे एक घर का इंतजाम करना पड़ेगा। राधिका के गले में एक सोने का मंगलसूत्र था और साथ में कानों में छोटी छोटी झुमकियां। राधिका ने उन सभी को ही बेच दिया और एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। बचे हुए पैसों से उसने पकौड़े और चाय बेचने का काम शुरू किया। भगवान जी, जो भी मेरे पास था मैं वो सब लगा चुकी हूँ, अब मुझे थामना आपका काम है। राधिका इतनी बड़ी दुनिया में अकेली थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोजाना अपने ठेले पर चाय बेचती और साथ में आलू और मिर्च के पकौड़े भी बनाती थी। अब ऐसे ही चलते हुए कई साल गुजर चुके थे और जिस राधिका ने चंद पैसों से अपना छोटा सा स्टॉल लगाया था, आज उसका एक बड़ा रेस्टोरेंट बन चुका था और राधिका के आसपास नौकर चाकर लगे रहते थे। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी तीनों देवरानियों के पतियों का काम ठप हो चुका था और वो सभी सड़क पर आ चुके थे। इसीलिए जब उन्हें राधिका की कामयाबी के बारे में पता चला तो वो सभी उसके रेस्टोरेंट में आए और मदद की गुहार लगाने लगे। बहू, तुझे घर से निकालने के बाद मुझे सच्चाई का पता चला, वो इन तीनों की चाल थी। तब मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, मैं माफ कर देना। सभी राधिका के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब राधिका सख्ती से बोली, सासू माँ, मैं जानती हूँ आपने कभी मेरा गलत नहीं चाहा, बस लोगों ने आपको गलत करने पर मजबूर कर दिया, इसीलिए मैं आपको माफ करती हूँ। बाकी जो लोग यहाँ खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी, इन फकीरों को लेकर जाओ। जेठानी जी सुनिए। उन तीनों ने राधिका को बहुत मनाना चाहा, लेकिन राधिका ने उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया। उसने अपनी सास को अपने यहाँ का खाना खिलाया और फिर वो उसे अपने घर लेकर चली गई। शारदा उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश हुई। तीनों घमंडी देवरानियों को भी अपने कर्मों का फल मिल रहा था। इसीलिए तो कहते हैं, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है।